नमस्कार और स्वागत है। आराम से बैठ जाइए। आज की ये रात हमें हमारे ग्रह, हमारी आकाशगंगा की सीमाओं से भी बहुत दूर उन सबसे विशालकाय संरचनाओं तक ले जाएगी जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह ब्रह्मांड बेतरतीब या अराजक नहीं है, कि इसके सबसे बड़े पैमानों पर एक ऐसा अनुशासन, एक ऐसी व्यवस्था छिपी है जो लगभग बुद्धिमानी लगती है। एक ऐसी संरचना जिसे वैज्ञानिक दबी जुबान में लगभग फुसफुसाते हुए वास्तुकला, आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। आज हम एक निषिद्ध खोज के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी खोज जिसने कॉस्मोलॉजी के मौलिक सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम एक सफर पर निकलेंगे ताकि उन ब्रह्मांडीय मेगा स्ट्रक्चरों को देख सके जिन्हें हमारी मौजूदा थ्योरीज के मुताबिक असल में होना ही नहीं चाहिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि नींद के लिए बनी यह लेक्चर आपको जगाए रख सकती है, क्योंकि यह उस राज से पर्दा उठाएगा जिसे अंतरिक्ष की गहरी परतें छिपाए हुए हैं। इस खोज की भव्यता और चौंका देने वाली प्रकृति को समझने के लिए आइए एक पल के लिए इतिहास में चलते हैं। सिर्फ 100 साल पहले हम मानते थे कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है। खालीपन के अथाह सागर में तारों का एक अकेला टापू। केवल एडविन हबल के 1920 के दशक के काम के कारण ही हमें यह एहसास हुआ कि आकाश में दिखने वाले धुंधले धब्बे वास्तव में दूर की अन्य आकाशगंगाएं हैं जो हमारी ही तरह विशाल हैं। ब्रह्मांड ने अपनी सीमाएं बढ़ा दी, लेकिन तब भी हम अंतरिक्ष की कल्पना एक तरह के सूप के रूप में करते थे, जहां आकाशगंगाएं कमोबेश समान रूप से फैली हुई थीं। तारों के सिस्टम का एक यादृच्छिक अराजक ढेर। हमने सोचा कि अगर हम अंतरिक्ष का एक पर्याप्त बड़ा घन क्यूब लेते हैं तो उसमें आकाशगंगाओं की संख्या लगभग समान होगी, भले ही हम उस घन को कहीं भी रखें। ब्रह्मांडीय सिद्धांत, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के नाम से जाना जाने वाला यह विचार दुनिया के बारे में हमारी पूरी समझ की नींव था। लेकिन फिर अधिक शक्तिशाली दूरबीनों और ब्रह्मांड का मानचित्रण, मैपिंग करने के तरीकों के आने से यह सरल और सुविधाजनक तस्वीर चरमराने लगी। खगोलविदों को पैटर्न दिखने लगे। इस कहानी की शुरुआत हमारे ही ब्रह्मांडीय पड़ोस से हुई। जैसे ही खगोलविदों ने हमारे नजदीक की आकाशगंगाओं का नक्शा बनाना शुरू किया, उन्हें पता चला कि ये आकाशगंगाएं यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं फैली हुई हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा और लगभग 50 छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं, सैटेलाइट गैलेक्सीज मिलकर एक ऐसी संरचना बनाती है जिसे वैज्ञानिकों ने स्थानीय समूह, लोकल ग्रुप नाम दिया है। यह महज आकाशगंगाओं का एक यादृच्छिक जमावड़ा नहीं है, बल्कि यह गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई एक प्रणाली है जहां सभी सदस्य मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच स्थित एक सामान्य द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, के चारों ओर घूमते हैं। यह पहला संकेत था कि हमारे ब्रह्मांड में एक सुनिश्चित संरचना है। आप एक छोटे से गांव की कल्पना कीजिए, जहां कुछ घर एक दूसरे के नजदीक खड़े हैं और मिलकर एक इकाई बना रहे हैं। हमारी स्थानीय समूह बिल्कुल ऐसी ही है। इसका आकार तो कल्पना से भी परे है। यह लगभग 10 मिलियन, 1 करोड़ ढांचाच प्रकाश वर्ष के घेरे में फैली हुई है। हमारे इस ब्रह्मांडीय आंगन को पार करने में प्रकाश को भी 10 मिलियन साल लगते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। खगोलविदों ने महसूस किया कि पूरी तस्वीर देखने के लिए उन्हें और भी व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। उन्होंने केवल अलग-अलग आकाशगंगाओं का नहीं, बल्कि हमारे समूह जैसी पूरी की पूरी आकाशगंगा समूहों का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। और जो कुछ उन्होंने देखा, उसने उन्हें अंतरिक्ष के बारे में अपने हर ज्ञान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। जब वैज्ञानिकों ने पैमाने का अगला स्तर देखा, तो उन्हें पता चला कि हमारा लोकल ग्रुप तो बस एक विशाल महानगर का छोटा सा उपनगर है। इस महानगर को कन्या महासमूह, विर्गो सुपर क्लस्टर नाम दिया गया। इसमें 100 से ज्यादा आकाशगंगा समूहों और क्लस्टर्स समूहों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारा लोकल ग्रुप भी आता है। इसका केंद्र हमसे लगभग 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर
कन्या तारामंडल वर्गो कॉन्स्टलेशन की दिशा में स्थित है। इस महासमूह के बीचों बीच एक विशाल वर्गो क्लस्टर है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा गैलेक्सी आकाशगंगाएं अपेक्षाकृत कम जगह में ठसाठस भरी हुई है। यह हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल का सच्चा केंद्र है। हमारी आकाशगंगा सहित सभी गैलेक्सी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इसी की ओर खींची चली जा रही है। ये ऐसा लगता है मानो गाड़ियों का काफिला किसी बड़े शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहा हो। कन्या महासमूह का व्यास डायामीटर लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष है। इस स्तर पर ब्रह्मांड अब किसी सूप जैसा नहीं लग रहा था। यह एक देश के नक्शे जैसा दिखने लगा, जिसमें क्लस्टर शहरों की तरह, ग्रुप्स कस्बों की तरह और अकेली गैलेक्सी अलग अलग घरों की तरह थी। लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं थी। सवाल अब भी बाकी था, इन शहरों के बीच क्या मौजूद है? क्या वे अलग थलग पड़े द्वीप आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं, या फिर उन्हें आपस में कुछ जोड़ता है? इस सवाल का जवाब हमें तब मिला जब ऐसी तकनीकें विकसित हुईं जिनसे खरबों गैलेक्सीज की दूरी मापी जा सकती थी। इस तरीके को रेडशिफ्ट मेजरमेंट कहा जाता है। हमें पता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है और जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती है, वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर भागती है। उनसे आने वाला प्रकाश दूर जाते हुए खिंच जाता है और स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से में शिफ्ट हो जाता है। इस बदलाव को मापकर हम दूरी का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर आकाश के सर्वेक्षण करते हुए खगोलविदों ने, जो किसी अंतरिक्ष के नक्शानवीस कॉस्मिक कार्टोग्राफर्स से कम नहीं थे, ब्रह्मांड के 3D नक्शे बनाने शुरू किए। और तब उनके सामने एक बेहद चौंकाने वाली और शानदार तस्वीर सामने आई। उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के महाझुंड सुपर क्लस्टर्स कोई अलग थलग द्वीप नहीं है, बल्कि वे एक विशालकाय सर्वव्यापी जाल के सबसे चमकीले और घने केंद्र नोड्स मात्र हैं। इस पूरे जाल को उन्होंने कॉस्मिक वेब नाम दिया। यह वेब लंबी और पतली संरचनाओं से मिलकर बना है, जो करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इन संरचनाओं को गैलेक्टिक फिलामेंट्स कहा जाता है। ये फिलामेंट्स ऐसे चमकदार रेशों फाइबर्स की तरह हैं, जो विशालकाय झुंडों को आपस में जोड़ते हैं, मानो शहरों के बीच की सड़कें हों। और जैसा कि हमने पहले ही कहा, गैलेक्सी खुद उन अदृश्य धागों पर पिरोए गए मोतियों जैसी लगती है। हमारा अपना लोकल ग्रुप भी ऐसे ही एक फिलामेंट पर स्थित है। हम इस ब्रह्मांडीय महानगर कॉस्मिक मेट्रोपोलिस के बाहरी किनारे पर इसकी एक परिवहन धमनी ट्रांसपोर्ट आर्टरी पर रहते हैं। वैज्ञानिकों को अपने सिद्धांतों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने वाली पहली सच्ची चौंकाने वाली घटना, पहली संरचना CFA2 की महान दीवार ग्रेट वॉल थी। यह पहला बड़ा झटका था। इसे 1989 में मार्गरेट गेलर और जॉन हुखरा ने हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में रेडशिफ्ट सर्वेक्षण के दौरान खोजा था। जब उन्होंने हजारों आकाशगंगाओं का नक्शा बनाया, तो उनकी आंखों के सामने एक विशाल संरचना उभर आई। ये आकाशगंगाओं, सुपर क्लस्टरों और फिलामेंट्स से बनी एक लंबी, सपाट संरचना थी, जो लंबाई में 500 मिलियन प्रकाश वर्ष, चौड़ाई में 300 मिलियन प्रकाश वर्ष और मोटाई में सिर्फ 15 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई थी। कल्पना कीजिए कि यह आकाशगंगाओं से बनी एक विशाल दीवार हो। इसके आयाम इतने विशाल थे कि यह अविश्वसनीय लग रहा था। उस समय के सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के पास गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इतनी विशाल और सुव्यवस्थित संरचना बनाने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं था, सिर्फ 8 अरब वर्ष। ये ऐसा था जैसे किसी घने जंगल के बीचों बीच आपको एक पूरी तरह से सीधी और लंबी राजमार्ग हाईवे मिल जाए। वैज्ञानिक समुदाय की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। क्या यह केवल अवलोकन की गलती थी? क्या यह एक प्रकाशीय भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन था? लेकिन बाद के शोधों ने पुष्टि की, यह दीवार वास्तविक है और यह तो बस शुरुआत थी। अक्सर यह सवाल उठता है कि वैज्ञानिक आखिर ब्रह्मांड के ऐसे नक्शे बनाते कैसे हैं
हम कोई अंतरिक्ष यान लेकर पूरी कायनात का चक्कर तो लगा नहीं सकते। यह प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल और मेहनती है, जिसमें दशकों की मेहनत लगती है। जैसा कि हमने बताया, उनका मुख्य औजार रेडशिफ्ट यानी लाल विचलन है। दूरबीन को आसमान के एक खास हिस्से पर केंद्रित किया जाता है और एक ही समय में हजारों आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रल विश्लेषण, वर्णक्रमीय विश्लेषण किया जाता है। हर आकाशगंगा के लिए उसका रेडशिफ्ट पता लगाया जाता है। यही रेडशिफ्ट हमें उस आकाशगंगा की दूरी बताता है और यह हमारी तीसरी निर्देशांक है, जिसे हम गहराई कहते हैं। इसके बाद दूरबीन को अगले हिस्से पर ले जाया जाता है और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस तरह कदम दर कदम, परत दर परत, खगोलविद इन त्रिआयामी 3D नक्शों का निर्माण करते हैं। स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे, जिसे संक्षेप में SDSS कहते हैं, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने लाखों आकाशगंगाओं का मानचित्रण किया है। इसकी मदद से हम अरबों प्रकाश वर्ष पीछे अंतरिक्ष की गहराइयों में झांक पाते हैं। यह काफी हद तक पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी जैसा है। बस फर्क इतना है कि जमीन की परतों के बजाय हम समय की परतों से गुजर रहे होते हैं। हम जितना दूर देखते हैं, हमें ब्रह्मांड उतना ही युवा नजर आता है। और इन नक्शों ने ये साबित कर दिया कि CFA2 ग्रेट वॉल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना कतई नहीं थी। बहुत जल्द यह रिकॉर्ड भी टूट गया। साल 2003 में उसी स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे SDSS के डेटा की मदद से एक और भी ज्यादा भव्य संरचना की खोज हुई, स्लोन की विशाल दीवार। यह अपने पूर्ववर्ती ढांचे से लगभग 3 गुना लंबी निकली। इसकी लंबाई 1 अरब 37 करोड़ प्रकाश वर्ष 1.37 बिलियन लाइट ईयर्स मापी गई। इस विशाल पैमाने को समझने के लिए आइए एक कल्पना करें। अगर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक सिक्के के आकार की होती, तो स्लोन की विशाल दीवार एक पूरे फुटबॉल मैदान जितनी लंबी होती। यह एक अत्यंत विशाल गैलेक्सीय तंतु है, ब्रह्मांडीय जाल का एक ऐसा धागा जिसे ब्रह्मांड के नक्शे पर नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उस समय यह विज्ञान को झात सबसे बड़ी संरचना थी। इसके अस्तित्व ने एक बार फिर ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के सामने कुछ असहज सवाल खड़े कर दिए। आखिर इतनी विशाल और व्यवस्थित संरचना ब्रह्मांड के जीवनकाल के भीतर कैसे बन गई? महाविस्फोट, बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के विकास को समझाने वाला मानक ब्रह्मांडीय मॉडल ऐसी विशालकाय वस्तुओं की व्याख्या करने की कोशिश में लड़खड़ाने लगा था। यह स्पष्ट था कि हमारी समझ में कहीं कुछ कमी है। पहेली का कोई महत्वपूर्ण टुकड़ा वैज्ञानिकों की पकड़ से बाहर था। लेकिन ब्रह्मांडीय जाल सिर्फ तंतुओं और दीवारों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक उतना ही जरूरी और रहस्यमयी हिस्सा है। ये वॉयड यानी विशाल खाली जगहें। ये वो विशालकाय, लगभग खाली अंतरिक्ष क्षेत्र हैं जो इन तंतुओं के बीच मौजूद होते हैं। अगर आकाशगंगाओं के समूह को हम शहर मान लें और फिलामेंट्स को उनके बीच की सड़कें, तो ये वॉइड्स उस विशाल निर्जन ग्रामीण इलाके की तरह हैं। इनका आकार भी उतना ही चौंकाने वाला है जितना कि इन दीवारों का। एक सामान्य वॉइड का व्यास, डायमीटर, 100 से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष तक होता है। इनके भीतर चमकदार आकाशगंगाएं न के बराबर होती हैं। ये विशाल साबुन के बुलबुलों जैसे लगते हैं और सारा दृश्यमान पदार्थ यानी गैलेक्सी फिलामेंट्स इन्हीं बुलबुलों की सतह पर जमा होता है। दरअसल ब्रह्मांड का अधिकांश आयतन, वॉल्यूम, इन्हीं खाली जगहों यानी वॉयड्स ने घेर रखा है। आकाशगंगाएं और उनके समूह इन बुलबुलों की दीवारों पर बस एक पतली परत मात्र है। वॉइड्स का अध्ययन दीवारों के अध्ययन जितना ही महत्वपूर्ण है। इनका आकार, साइज और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ब्रह्मांड के शुरुआती पलों के बारे में जानकारी देता है। साथ ही उन रहस्यमय ताकतों के बारे में भी बताता है जिन्होंने इस पूरी संरचना को आकार दिया, यानी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इस तरह पदार्थ, मैटर से कम जानकारी हमें इन खाली जगहों से नहीं मिलती है। तो वह अदृश्य मूर्तिकार कौन है जिसने इस विशाल ब्रह्मांडीय संरचना को गढ़ा है?
प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका उत्तर डार्क मैटर, श्याम पदार्थ में छिपा है। यह एक रहस्यमय पदार्थ है जो न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न अवशोषित करता है और न ही परावर्तित। हम इसे सीधे नहीं देख सकते। इसके अस्तित्व के बारे में हमें केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पता चलता है, खासकर दृश्यमान पदार्थ यानी सितारों और आकाशगंगाओं पर इसके असर से। डार्क मैटर ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा है, जबकि सामान्य दृश्य पदार्थ जिससे हम, ग्रह और तारे बने हैं, वह मात्र 5% है। तो यह सिद्धांत कहता है कि डार्क मैटर ही वह अदृश्य ढांचा यानी स्कैफोल्ड बनाता है जिस पर ब्रह्मांडीय जाल टिका है। बिग बैंग के तुरंत बाद डार्क मैटर के वितरण में घनत्व के छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे। जिन जगहों पर घनत्व थोड़ा ज्यादा था, वहां गुरुत्वाकर्षण ने अधिक तेजी से काम करना शुरू कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा डार्क मैटर उस ओर खींचने लगा। समय के साथ ये क्षेत्र सिकुड़कर धागों और गांठों के रूप में बदल गए और सामान्य बेरियोनिक पदार्थ ने भी इसका अनुसरण किया। यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे चुंबक के पीछे लोहे का बुरादा खींच जाता है। यह पदार्थ इन गुरुत्वाकर्षण कूपों में केंद्रित हो गया और इसने आकाशगंगाओं तथा उनके समूहों, क्लस्टरों का निर्माण किया। इस सिद्धांत की पुष्टि कंप्यूटर मॉडलिंग की दुनिया से हुई। वैज्ञानिकों ने बेहद जटिल सिमुलेशन अनुकरण तैयार किए जो महाविस्फोट, बिग बैंग के तुरंत बाद के क्षण से शुरू होते हैं और अरबों वर्षों के दौरान ब्रह्मांड के विकास की गणना करते हैं। इन सिमुलेशन में ज्ञात भौतिकी के नियमों के साथ साथ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अनुमानित गुणों को भी शामिल किया गया। ऐसा ही एक सबसे प्रसिद्ध सिमुलेशन मिलेनियम है। इसमें 2 अरब प्रकाश वर्ष बड़े अंतरिक्ष के एक घन में 10 अरब से अधिक कणों के भविष्य को ट्रैक किया गया और इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर के गुणों पर आधारित इस कंप्यूटर मॉडल ने बिना किसी अतिरिक्त समायोजन के अपने आप ही ऐसी संरचना को दोहराया जो देखी गई कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांडीय जाल से अविश्वसनीय रूप से मिलती जुलती थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर वही तंतु, फिलामेंट, दीवारें और रिक्त स्थान, वॉइड्स उभर आए जिन्हें खगोलविद अपनी दूरबीनों में देखते हैं। यह इस बात का एक सबसे मजबूत प्रमाण बन गया कि डार्क मैटर का यह अदृश्य ढांचा ही पूरे ब्रह्मांड की विशाल स्तरीय संरचना का आधार है। ऐसा लगा कि रहस्य लगभग सुलझ गया था, लेकिन केवल लगभग। लेकिन वो शुरुआती घनत्व के उतार चढ़ाव कहां से आए जिन्होंने भविष्य की आकाशगंगाओं और उनके समूहों के लिए बीज का काम किया? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जवाब ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों यानी उसकी शैशवावस्था में मिलता है। बिग बैंग के बाद के पहले 3,80,000 सालों में ब्रह्मांड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के एक अत्यंत गर्म और सघन प्लाज्मा से भरा हुआ था। यह प्लाज्मा इतना घना था कि प्रकाश इसमें से गुजर नहीं सकता था। इस प्लाज्मा में एक विशाल खौलते बर्तन की तरह तीव्र ध्वनि तरंगे गूंज रही थी। ये तरंगे जो गुरुत्वाकर्षण और विकिरण, रेडिएशन के दबाव की टक्कर से पैदा हुई, बैरोनिक ध्वनिक दोलन, बैरियन अकूस्टिक ऑसिलेशंस कहलाती है। इन्होंने ही ब्रह्मांड में थोड़ी ज्यादा और थोड़ी कम घनत्व वाली परतें बनाई। जब ब्रह्मांड पर्याप्त रूप से ठंडा हो गया और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बनाने में सक्षम हुए, तो यह प्रकाश के लिए पारदर्शी बन गया। यही पहली रोशनी जो आज हम तक पहुंची है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या रेलिक्ट विकिरण, रेलिक्ट रेडिएशन कहलाती है। और इस विकिरण के मानचित्र पर हमें उन्हीं ध्वनि तरंगों की छाप दिखाई देती है, मानो शुरुआती प्लाज्मा के उफान की एक बची हुई लहर हो। इन तरंगों ने एक विशिष्ट दूरी, स्केल को निर्धारित कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ब्रह्मांड में एक मापक, रूलर छोड़ दिया हो। यही कारण है कि आज हम आकाशगंगाओं को एक दूसरे से इसी निर्धारित दूरी पर पाते हैं। यह प्रभाव ही वह मूल ब्लूप्रिंट या खाका है जिसके आधार पर फिर पूरे ब्रह्मांड की संरचना का निर्माण हुआ। देखने में तो ऐसा लगता था
कि हमारे पास एक सुव्यवस्थित और सुंदर सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार शुरुआती ब्रह्मांड में ध्वनि तरंगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। डार्क मैटर ने इसी ब्लूप्रिंट का उपयोग करके एक अदृश्य ढांचा बनाया और दृश्य पदार्थ ने इस ढांचे को भरते हुए एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल यानी कॉस्मिक वेब का निर्माण किया। यह मॉडल स्लोन ग्रेट वॉल जैसी बड़ी संरचनाओं का भी पूरी तरह से वर्णन करता था। लेकिन फिर साल 2013 में एक ऐसी खोज हुई जिसने इस पूरी शांति को भंग कर दिया। खगोलविदों के एक समूह ने गामा किरण विस्फोटों के वितरण का अध्ययन किया। गामा किरण विस्फोट ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली धमाके होते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यादृच्छिक रूप से होते हैं। इसी अध्ययन के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्हें आकाश के एक खास हिस्से में गामा विस्फोटों का एक ऐसा जमावड़ा मिला जो एक अकल्पनीय आकार की संरचना के अस्तित्व की ओर इशारा कर रहा था। इस संरचना को हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल नाम दिया गया। इसका अनुमानित आकार 10 अरब प्रकाश वर्ष है। 10 अरब प्रकाश वर्ष। यह हमारी पूरी अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के व्यास का लगभग 10% है। यह खोज सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं थी, यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक खुली चुनौती थी। हर्क्यूलिस कोरोना बोरियलिस की विशाल दीवार, हर्क्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई? इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांडीय सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को फिर से देखना होगा। याद दिला दूं, यह सिद्धांत कहता है कि पर्याप्त बड़े पैमाने पर हमारा ब्रह्मांड समरूप, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है। इसका मतलब है कि यह हर दिशा में और हर बिंदु से एक जैसा दिखता है। यह एक मूलभूत धारणा है जिस पर आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सभी समीकरण आधारित है, जो पूरे ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। बेशक छोटे पैमाने पर, जैसे ग्रहों, सितारों या आकाशगंगाओं के स्तर पर ब्रह्मांड विषम, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन यह माना जाता था कि अगर हम कुछ 100 मिलियन प्रकाश वर्ष की भुजा वाला अंतरिक्ष का एक घन ले, तो उसके अंदर पदार्थ काफी हद तक समान रूप से वितरित होगा। सबसे बड़ी संरचनाओं के आकार की एक सैद्धांतिक सीमा भी मौजूद थी, जिसे समरूपता का पैमाना, स्केल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। अनुमान है कि यह सीमा लगभग 1 अरब 200 मिलियन 1.2 अरब प्रकाश वर्ष है। इस आकार से बड़ी कोई भी संरचना मौजूद नहीं हो सकती थी, क्योंकि यह सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय सिद्धांत का उल्लंघन करती। लेकिन हर्क्यूलिस कोरोना बोरियलिस की विशाल दीवार इस सीमा से लगभग 10 गुना बड़ी पाई गई। यह ऐसा था मानो किसी पूरी तरह से चिकनी समुद्र की सतह पर कई किलोमीटर ऊंची लहर मिल गई हो। हेराक्यूलिस कोरोना बोरियालिस की महान दीवार, ग्रेट वॉल जैसी विशाल संरचना का अस्तित्व सीधे तौर पर मानक ब्रह्मांडीय मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को चुनौती देता है। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के पास इतना बड़ा ढांचा बनाने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं था। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को इतनी विशाल संरचना में पदार्थ को खींचने के लिए दशकों या शायद सैकड़ों अरबों साल चाहिए थे, जबकि हमारे ब्रह्मांड की आयु केवल 13.8 अरब वर्ष है। इसका मतलब दो चीजों में से एक है। या तो यह खोज महज एक सांख्यिकीय त्रुटि, स्टैटिस्टिकल एरर है, गामा किरण विस्फोटों, गामा रे बर्स्ट्स का एक आकस्मिक जमावड़ा, जिसे हमने गलती से एक ही संरचना मान लिया है। और कई वैज्ञानिक इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि गामा किरण विस्फोटों के माध्यम से पता लगाने का तरीका उतना विश्वसनीय नहीं है जितना कि आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज का सीधा मानचित्रण। या फिर हमारे ब्रह्मांड का मौलिक मॉडल ही गलत है, या कम से कम वह अपूर्ण है। और संभावना की यही दूसरी कड़ी इस खोज को निषिद्ध, फॉरबिडन बना देती है। यह वैज्ञानिकों को अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर हमारे ब्रह्मांड की वास्तविक संरचना के बारे में सबसे साहसी और यहां तक कि विधर्मी, हेरेटिकल विचारों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह वह असाधारण तथ्य है जो एक वैज्ञानिक क्रांति
साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जन्म दे सकता है। अगर मानक मॉडल इन विशाल संरचनाओं को नहीं समझा सकता, तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं? एक विचार यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार शायद आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार न हो। यहीं से तथाकथित संशोधित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मॉडिफाइड ग्रेविटी, जन्म लेते हैं। उदाहरण के लिए, मॉन्ड यानी संशोधित न्यूटनियन गतिकी का सिद्धांत यह मानता है कि बहुत कम त्वरण पर, जो आकाशगंगाओं के बाहरी किनारों और अंतर आकाशगंगीय अंतरिक्ष की विशेषता है, गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ उतनी तेजी से कम नहीं होता जितना हम सोचते हैं। यह डार्क मैटर की आवश्यकता के बिना ही आकाशगंगाओं के घूमने की गति को समझा सकता है और संभवतः बड़े पैमाने की संरचनाओं के निर्माण में भी तेजी ला सकता है। अन्य सिद्धांत अतिरिक्त क्षेत्रों या अंतरिक्ष के आयामों, डिमेंशंस को पेश करते हैं, जो केवल ब्रह्मांडीय दूरी पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिलहाल ये सभी विचार विज्ञान की मुख्यधारा से बाहर है। ये जटिल है और हमेशा अन्य अवलोकनों के साथ मेल नहीं खाते, लेकिन इनका उदय ही यह बताता है कि ब्रह्मांड विज्ञान में एक संकट गहरा रहा है। इन असंभव वस्तुओं का अस्तित्व भौतिकविदों को मजबूर करता है कि वे ऐसे नए भौतिकी, न्यू फिजिक्स की तलाश करें जो मानक मॉडल और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की सीमाओं से बाहर हो। यह समझना जरूरी है कि विज्ञान कोई अटल सिद्धांत या नियमों का संग्रह नहीं है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बहस, चर्चा और विचारों के टकराव से भरी हुई है। हॉरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस की विशालकाय दीवार, हेरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में जोरदार बहस छेड़ दी है, जो आज तक जारी है। एक और मानक मॉडल का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक हैं। उनका तर्क है कि यह खोज शायद सिर्फ एक सांख्यिकीय विसंगति, स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट है। उनका मानना है कि हमें भविष्य के सटीक सर्वेक्षणों का इंतजार करना चाहिए, जो या तो इस संरचना के अस्तित्व की पुष्टि करेंगे या इसे खारिज कर देंगे। वे कॉस्मिक पृष्ठभूमि विकिरण (CMB) से लेकर ब्रह्मांड में हल्के तत्वों की उपलब्धता तक कई अन्य घटनाओं की व्याख्या करने में मानक मॉडल की शानदार सफलताओं की ओर इशारा करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि अब इतनी ज्यादा विसंगतियां जमा हो चुकी हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे इन विशालकाय संरचनाओं को एक स्पष्ट संकेत मानते हैं कि हमारी वर्तमान थ्योरीज अधूरी है। यह विवाद विज्ञान की कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सिद्धांतों और अनसुलझे तथ्यों के बीच के टकराव से ही दुनिया की नई और बेहतर तस्वीर जन्म लेती है, और हम सब ब्रह्मांड को समझने के इतिहास में ऐसे ही एक निर्णायक मोड़ के साक्षी बन रहे हैं। आइए हम विचार करें कि वैज्ञानिक, यहां तक कि अपनी निजी बातचीत में भी, वास्तुकला, आर्किटेक्चर जैसा गैर वैज्ञानिक लगने वाला शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द में व्यवस्था, नियोजन और डिजाइन की भावना निहित है। बेशक कोई भी गंभीर वैज्ञानिक यह दावा नहीं करता कि इन संरचनाओं का निर्माण किसी ने किया था, लेकिन जब हम ब्रह्मांड की विशालकाय संरचना के मानचित्र को देखते हैं, तो यह शब्द उस भावना को बहुत सटीक रूप से व्यक्त करता है। यह अराजकता नहीं है, यह चीजों का कोई यादृच्छिक ढेर नहीं है। यह एक प्रणाली, सिस्टम है। इसके अपने तत्व हैं, जैसे नोड्स, गांठें, फिलामेंट्स, धागे, दीवारें और रिक्त स्थान, खाली जगह। इसमें अपना पदानुक्रम, हायरार्की है। ये कुछ निश्चित नियमों और कानूनों का पालन करती है। यह प्रकृति की अंधी शक्तियों द्वारा निर्मित किसी चीज की बजाय मस्तिष्क में मौजूद न्यूरल नेटवर्क, तंत्रिका जाल या किसी विशालकाय पेड़ की जड़ प्रणाली के समान लगती है। वास्तुकला शब्द इस बात की स्वीकृति है कि ब्रह्मांड अपने सबसे बड़े पैमाने पर जटिलता और व्यवस्था की एक चौंकाने वाली डिग्री रखता है, और इस व्यवस्था को एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। शायद जितना हम अभी कल्पना कर सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक गहरे स्पष्टीकरण की। ब्रह्मांड की संरचना पर यह चर्चा हमें अनिवार्य रूप से भौतिकी की सबसे गहन पहेलियों में से एक की ओर खींच लाती है।
वह है ब्रह्मांड के सटीक संतुलन, फाइन ट्यूनिंग की समस्या। इसका मूल विचार यह है कि मूलभूत भौतिक स्थिरांक जैसे कि प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के मान ठीक वही है जो जटिल संरचनाओं, तारों, ग्रहों और अंततः जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक भी स्थिरांक जरा सा भी अलग होता, तो हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से भिन्न होता, संभवतः तारा रहित, अराजक और बंजर। इतनी जटिल और सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय संरचना या कॉस्मिक वेब का निर्माण भी इसी सटीक संतुलन पर निर्भर करता है। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या यह केवल एक अविश्वसनीय संयोग है कि हमें ऐसा ही ब्रह्मांड मिला, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत काम कर रहा है? कुछ भौतिक विज्ञानी बहुब्रह्मांड, मल्टीवर्स के अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं, जहां भौतिकी के अलग-अलग नियमों के साथ अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद है और हम बस उनमें से एक में रहते हैं जहां परिस्थितियां अनुकूल थीं। वहीं कुछ अन्य लोग इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि प्रकृति के नियमों के बारे में हमारी समझ अभी भी बहुत सतही है और एक ऐसा एकीकृत सिद्धांत मौजूद है जिससे ये सभी स्थिरांक स्पष्ट रूप से एक ही तरीके से व्युत्पन्न होते हैं। जब हम ब्रह्मांड के जाल जैसी अविश्वसनीय रूप से जटिल और व्यवस्थित संरचना देखते हैं, तो हमारे मन में कुछ और साहसी, लगभग काल्पनिक विचार आने लगते हैं। इनमें से एक है सिमुलेशन परिकल्पना। ये दार्शनिक अवधारणा मानती है कि हमारी वास्तविकता वास्तव में कृत्रिम रूप से बनाई गई एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। इस विचार को फिल्म द मैट्रिक्स ने काफी लोकप्रिय बनाया, लेकिन इस पर वास्तव में कुछ दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी भी गंभीरता से चर्चा करते हैं। इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड की यह व्यवस्थित संरचना प्राकृतिक विकास का परिणाम नहीं हो सकती, बल्कि यह सिमुलेशन के रचनाकारों द्वारा डाले गए बुनियादी नियमों या एल्गोरिदम का परिणाम हो सकती है। हो सकता है कि यह कॉस्मिक वेब या ब्रह्मांड का जाल इस विशाल प्रोग्राम में कंप्यूटेशनल संसाधनों को वितरित करने का सबसे प्रभावी तरीका हो। बेशक, ये पूरी तरह से एक अटकल है जिसे वर्तमान में न तो साबित किया जा सकता है और न ही खारिज किया जा सकता है, लेकिन यह हमें वास्तविकता के स्वरूप और दुनिया की उस परिचित तस्वीर के पीछे क्या छिपा हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। क्या होगा अगर भौतिकी के नियम सिर्फ कोड की पंक्तियां हों? और हां, जब हम कॉस्मिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो एक सवाल है जो सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा करता है और जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। क्या होगा अगर ये संरचनाएं सचमुच में किसी तरह की वास्तुकला हों? यानी, क्या ये विशालकाय ढांचे किसी बुद्धिमान सत्ता द्वारा निर्मित हैं? जाहिर है, यह विचार मुख्य धारा के विज्ञान की सीमा से बहुत दूर है और यह ज्यादातर यूफोलॉजी या विज्ञान फंतासी, साइंस फिक्शन के दायरे में आता है। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करना जो अरबों प्रकाश वर्ष के पैमाने पर पदार्थ, मैटर को संचालित कर सके, लगभग असंभव है। इसके लिए ऊर्जा के ऐसे स्रोतों और ऐसी तकनीकों की जरूरत होगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी एक वैचारिक प्रयोग के रूप में यह विचार बहुत आकर्षक है। क्या इन संरचनाओं को किसी प्राचीन, हमारी समझ से परे की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस ने बनाया होगा? क्या ये किसी विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह है जिनका मकसद पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा या जानकारी का संचार करना हो? फिलहाल विज्ञान के पास ऐसे किसी भी अनुमान का कोई आधार नहीं है, लेकिन इन असंभव संरचनाओं का अस्तित्व ही सबसे अविश्वसनीय कल्पनाओं के लिए एक छोटी सी गुंजाइश छोड़ जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं और यह कि ब्रह्मांड हमारे विचार से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत जगह हो सकता है। ब्रह्मांड की संरचना में जो विसंगतियां दिखती हैं, उन्हें समझाने के लिए कुछ और भी ज्यादा अनोखी पर पूरी तरह से वैज्ञानिक थ्योरीज मौजूद हैं। इनमें से एक है कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, सीसीसी, जो मशहूर भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने पेश की थी। इस परिकल्पना के अनुसार हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक अंतहीन चक्र श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे वे यौन या युग कहते हैं। जब एक यौन का अंत होता है, यानी
जब ब्रह्मांड अत्यधिक विरल और ठंडा होकर फैल जाता है, तो यही अवस्था अगले यौन की शुरुआत बन जाती है, एक नए महाविस्फोट, बिग बैंग के रूप में। और पेनरोज का दावा है कि पिछले युग की जानकारी रिसकर हमारे मौजूदा युग में आ सकती है। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अवशेष विकिरण, रिलिक्ट रेडिएशन के नक्शे पर हमें जो विसंगतियां दिखती हैं, वे दरअसल पिछले ब्रह्मांड चक्र में हुए विशालकाय ब्लैक होल के टकराव के निशान हो सकते हैं। यह भी संभव है कि हम जिन विशाल संरचनाओं को देखते हैं, वे हमारे वर्तमान युग में नई न बनी हों, बल्कि ये पिछली ब्रह्मांड से मिली हुई परछाइयां या घाव के निशान हों। यह थ्योरी बहुत जटिल और विवादास्पद है, लेकिन यह दर्शाती है कि वैज्ञानिक किस तरह की बौद्धिक कारीगरी का सहारा लेते हैं ताकि वे उन चीजों को समझा सके जो मानक ढांचों में फिट नहीं बैठती हैं। एक और रहस्य जिसका संबंध ब्रह्मांड की वृहद संरचना, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर से हो सकता है, वह है तथाकथित ठंडा धब्बा, कोल्ड स्पॉट। अवशेष विकिरण, रेलिक्ट रेडिएशन के नक्शे पर जो आमतौर पर बहुत समरूप, होमोजीनियस होता है, एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने आसपास के वातावरण की तुलना में रहस्यमय तरीके से ज्यादा ठंडा है। सांख्यिकीय रूप से स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो शुद्ध संयोग से ऐसे धब्बे के बनने की संभावना बहुत कम है। लंबे समय तक यह ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना रहा। लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस ठंडे धब्बे की दिशा में एक विशाल रिक्त स्थान, जायंट वॉइड, मौजूद है, जिसे इरिडानस सुपरवॉइड, एरिडानस सुपरवॉइड कहते हैं। यह विज्ञान को ज्ञात सबसे बड़ी रिक्तियों में से एक है, जो लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। एक सिद्धांत यह कहता है कि जब अवशेष विकिरण के फोटॉन्स इस विशाल रिक्ति से गुजरते हैं, तो वे अपनी कुछ ऊर्जा खो देते हैं। यही कारण है कि आकाश का यह क्षेत्र ठंडा दिखाई देता है। यदि यह सच है, तो यह ब्रह्मांड के पहले प्रकाश पर वृहद संरचना के प्रभाव का सीधा प्रमाण है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इससे भी आगे बढ़कर यह मानते हैं कि इतना विशाल सुपरवॉइड भी इस ठंडे धब्बे के प्रभाव को पूरी तरह से नहीं समझा सकता। और तब सबसे साहसिक परिकल्पनाएं, बोल्डेस्ट हाइपोथेसिस सामने आती है। उदाहरण के लिए, यह माना जाता है कि यह हमारी दुनिया का किसी दूसरी समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स से टक्कर होने का एक तरह का निशान है। और यह उस अवशेष विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड स्लैश CMB से जुड़ी एकमात्र अजीब बात नहीं है। एक और विसंगति है जिसे अनौपचारिक रूप से बुराई की धुरी, एक्सिस ऑफ इविल कहा जाता है। दरअसल, जब अवशेष विकिरण के तापमान के उतार चढ़ाव का विस्तृत विश्लेषण किया गया, तो एक विशेष अक्ष, एक्सिस, सामने आई। पता चला कि ये उतार चढ़ाव उसके चारों ओर पूरी तरह से अनियमित ढंग से नहीं फैले हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह अक्ष क्रांतिवृत्त के तल, इक्लिप्टिक प्लेन से मेल खाती है, यानी उसी तल से जिसमें हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह घूमते हैं। यह सीधे तौर पर कोपरनिकस के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में हमारी स्थिति किसी भी तरह से विशेष नहीं है। हमें ब्रह्मांड के व्यापक पैमाने पर अपनी स्थानीय प्रणाली से जुड़ी हुई कोई भी विशिष्ट दिशा नहीं दिखनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने इसे उपग्रहों से मिले डेटा की प्रोसेसिंग में हुई गलती या फिर हमारी अपनी गैलेक्सी से सिग्नल में हुई मिलावट, दूषित सिग्नल, मानकर समझाने की कोशिश की है। लेकिन इस विसंगति का अब तक कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिला है। यह एक और छोटा मगर परेशान करने वाला संकेत है, जो यह दर्शाता है कि दुनिया के बारे में हमारी समझ शायद अभी पूरी नहीं है। हो सकता है कि ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना में ऐसी गहरी और अजीबोगरीब विशेषताएं हों जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भविष्य में हमारे लिए क्या छिपा है? हम ब्रह्मांड की इस जटिल संरचना के रहस्य को कैसे सुलझा पाएंगे? खगोल विज्ञान में हमेशा की तरह इसका जवाब नए और भी ज्यादा शक्तिशाली उपकरणों में छिपा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ZWST, हमें पहले ही ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती दौर में झांकने और यह देखने की अनुमति दे रहा है कि पहली आकाशगंगाएं कैसे बनी।
यूरोपीय अंतरिक्ष टेलीस्कोप यूक्लिड जैसे विशेष मिशन खास तौर पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि वे ब्रह्मांड का सबसे सटीक और विस्तृत त्रिआयामी 3D नक्शा तैयार कर सके, जिस पर अरबों आकाशगंगाओं को अंकित किया जाएगा। यह डेटा हमें अभूतपूर्व सटीकता के साथ कॉस्मिक वेब ब्रह्मांडीय जाल के मापदंडों को मापने, हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस की महान दीवार जैसी सबसे बड़ी संरचनाओं के अस्तित्व की जांच करने और संभवतः नए और भी ज्यादा आश्चर्यजनक वस्तुओं को खोजने में मदद करेगा। हम ब्रह्मांड विज्ञान के स्वर्ण युग में जी रहे हैं। मानव इतिहास में कभी भी हमारे पास ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए इतने शक्तिशाली उपकरण नहीं थे, और यह पूरी तरह से संभव है कि आज हम जो कई सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब अगले कुछ वर्षों या दशकों में ही मिल जाएंगे। एक और ऐसी समस्या है जो अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रह्मांड की बृहद संरचना को समझने की हमारी कोशिशों से जुड़ी हुई है। इसे हबल तनाव, हबल टेंशन नाम दिया गया है। दरअसल इस समय ब्रह्मांड के विस्तार की गति, जिसे हबल नियतांक के जरिए दर्शाया जाता है, को मापने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका शुरुआती ब्रह्मांड यानी शेष विकिरण, रेलिक्ट रेडिएशन, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, के अवलोकन पर आधारित है, जबकि दूसरा तरीका सुपरनोवा या सेफिड्स जैसे नजदीकी यानी आधुनिक ब्रह्मांड की चीजों के अवलोकन पर निर्भर करता है। दिक्कत यह है कि इन दोनों तरीकों से मिले परिणाम आपस में मेल नहीं खाते। यह अंतर बहुत बद्धा नहीं है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से यह काफी महत्वपूर्ण है, और डेटा को और अधिक सटीक करने पर भी यह गायब नहीं होता। ब्रह्मांड विज्ञान में आया यह संकट बताता है कि शुरुआती और आधुनिक ब्रह्मांड को जोड़ने वाले हमारे मॉडल में शायद किसी चीज की कमी है। हो सकता है कि डार्क एनर्जी के गुण समय के साथ बदल रहे हों, या फिर शायद कोई नया और अज्ञात कण मौजूद हो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बहरहाल, इस पहेली का हल निश्चित रूप से हमारी इस समझ से जुड़ा होगा कि आज हम जिस विशाल ब्रह्मांडीय संरचना को देख रहे हैं, वह आखिर किस तरह बनी और विकसित हुई। और जाहिर है, हम उस मुख्य शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो इस पूरे आधुनिक ब्रह्मांडीय ताने बाने को संचालित कर रही है, यानी डार्क एनर्जी, श्याम ऊर्जा। अगर डार्क मैटर वह शिल्पी है जो पदार्थों को खींचकर तंतुओं, फिलामेंट्स और दीवारों की शक्ल देता है, तो डार्क एनर्जी वह प्रचंड शक्ति है जो इन सब वास्तुकला को खंड खंड कर देना चाहती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है। सुदूर भविष्य में यदि डार्क एनर्जी की यही गति बनी रही, तो यह ब्रह्मांड के सभी गुरुत्वाकर्षण बंधनों को पूरी तरह समाप्त कर देगी। सबसे पहले महाक्लस्टर बिखरेंगे, फिर क्लस्टर, और उसके बाद हमारी आकाश गंगाएं भी अलग हो जाएंगी। अंततः तारे की प्रणालियां, ग्रह और यहां तक कि परमाणु, एटमी भी टूट जाएंगे। इस विनाशकारी स्थिति को द बिग रिप या महाविदारण कहा जाता है। इस प्रकार जो शानदार और व्यवस्थित संरचना हम आज देख रहे हैं, वह केवल एक अस्थायी घटना है। यह उस ब्रह्मांडीय द्वंद्व का परिणाम है जो गुरुत्वाकर्षण, सबको साथ लाने की चाहत, और डार्क एनर्जी, सबको दूर धकेलने की प्रवृत्ति के बीच चल रहा है। हम एक अनोखे दौर में रह रहे हैं जब यह संरचना सबसे ज्यादा स्पष्ट है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। दसियों अरब सालों बाद इस महान वास्तुकला का कोई निशान नहीं बचेगा। तब केवल एक ठंडा, अंधेरा और खाली ब्रह्मांड होगा। आखिरकार ये सब हमारे लिए क्या अर्थ रखता है? इस विशाल ब्रह्मांडीय पटल पर हमारा क्या स्थान है? ये जानना कि हम इस ब्रह्मांडीय ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं, स्वयं के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। हम महज एक ग्रह पर जीवन नहीं जी रहे हैं जो सैकड़ों अरबों आकाशगंगाओं के एक कोने में एक तारे के चारों ओर घूम रहा है, बल्कि हम एक व्यवस्थित संरचना के भीतर निवास करते हैं। हमारी आकाशगंगा उस विशाल रेगिस्तान में खोई हुई रेत का एक कण नहीं है। यह एक विशाल, परस्पर जुड़े हुए जीव का हिस्सा है। हम एक गैलेक्टिक फिलामेंट में स्थित हैं, जो बदले में कन्या महाझुंड, विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है।
और वह भी लानिया केया नामक एक और भी बड़ी संरचना का भाग है। यह जागरूकता हमें एक अद्भुत जुड़ाव का एहसास कराती है। हम इस अराजकता में अकेले नहीं हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसकी विशालता को हमारा मस्तिष्क मुश्किल से समझ पाता है। यह हमें एक ही समय पर अत्यंत तुच्छ और कुछ महान का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है। हमारा घर न तो पृथ्वी है और न ही सौर मंडल। हमारा घर तो यह पूरी ब्रह्मांडीय वास्तुकला है। कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का ध्यान एक और हैरतअंगेज बात पर जाता है। ब्रह्मांड की विशालतम संरचना और प्रकृति के अन्य हिस्सों में दिखने वाली संरचनाओं में अद्भुत समानता है। यह कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांडीय जाल, अपने गांठों और ताहतों के साथ मानव मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क से, या किसी पेड़ की जड़ों से, या फिर स्लाइम मोल्ड की बढ़ती कॉलोनी से, और यहां तक कि इंटरनेट की संरचना से भी गजब का मेल खाता है। जब एक जैसे पैटर्न पूरी तरह से अलग अलग पैमानों पर दिखाई देते हैं, इस घटना को फ्रैक्टैलिटी कहा जाता है। बेशक यह सिर्फ संयोग हो सकता है कि एक जैसे मूल सिद्धांत, जैसे कि चीजों के जुड़ाव को बेहतर बनाना यानी ऑप्टिमाइजेशन, समान आकारों को जन्म देते हो। लेकिन यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि कोई गहरा सार्वभौमिक नियम है जो पदार्थ के संगठन को नियंत्रित करता है, और यह नियम हर जगह काम करता है, चाहे वह सूक्ष्म जगत हो या विशाल ब्रह्मांड। हो सकता है कि ब्रह्मांड सचमुच में एक विशाल दिमाग या एक जीवंत शरीर हो, और हम उसके बहुत ही छोटे हिस्से हैं जो इस पूरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी खोजें और ये तमाम रहस्य हमें ज्ञान की सीमाओं पर सोचने को मजबूर करते हैं। हम वास्तविकता को समझने के लिए मॉडल और सिद्धांत बनाते हैं, मगर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नक्शा केवल एक प्रतिनिधित्व है, वह असली जमीन नहीं। हमारे सिद्धांत महज अनुमान हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जो केवल सीमित दायरों में ही कारगर होते हैं। जब हम 10 अरब प्रकाश वर्ष जैसे चरम पैमानों पर जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे औजार जवाब देने लगते हैं। क्या हम ऐसे प्राणी होकर, जिनका मस्तिष्क एक छोटे से ग्रह पर जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं? हो सकता है कि वास्तविकता के कुछ पहलू हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहे, और इसमें निराश होने या डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यही जागरूकता विज्ञान को इतना रोमांचक बनाती है। ये एक अंतहीन सफर है, जहां हर नए खुले क्षितिज के बाद एक और नया, और भी ज्यादा रहस्यमय और खूबसूरत नजारा हमारा इंतजार करता है। आखिर इस खोज को वर्जित या निषिद्ध, फॉरबिडन, क्यों कहा जाता है? जाहिर है, यहां वैज्ञानिकों का कोई विश्वव्यापी षड्यंत्र नहीं है जो इंसानियत से सच छिपा रहे हों। यहां गुप्तता, सीक्रेसी, किसी और तरह की है। यह ज्ञान इसलिए वर्जित है क्योंकि यह हमारी आरामदेह और स्थापित दुनिया की तस्वीर को पूरी तरह से भंग कर देता है। यह हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि हमारे वह सबसे बुनियादी सिद्धांत, जिन पर आधुनिक भौतिकी टिकी है, गलत या अधूरे हो सकते हैं। यह ज्ञान असुविधाजनक है। यह एक संकट पैदा करता है जो हमारे मूल आधारों को दोबारा जांचने पर मजबूर करता है, और वैज्ञानिक समुदाय के लिए यह हमेशा एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है। यह सबसे हिम्मत वाले और यहां तक कि परंपरा विरोधी विचारों के लिए दरवाजे खोल देता है, जिन्हें पहले सिर्फ कल्पनाकारों, फैंटसिस्ट्स की बातें समझा जाता था। यहाँ ये प्रतिबंध कोई बाहरी आदेश नहीं है, बल्कि एक आंतरिक दीवार है, अज्ञात का डर। यह डर तब पैदा होता है जब हम अपने ज्ञान के नक्शे के बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े होकर उस गहनता में झांकते हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यह वह चुनौती है जो ब्रह्मांड हमारी बुद्धि को दे रहा है, और भविष्य में झांकते हुए हम सिर्फ यही कल्पना कर सकते हैं कि यह ब्रह्मांड हमारे लिए और कौन-कौन से रहस्य लेकर आएगा। जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप और भी तीक्ष्ण होते जाएंगे और हमारे ब्रह्मांडीय नक्शे अधिक विस्तृत होते जाएंगे, हम निश्चित रूप से नई, पहले से भी अधिक विचित्र तथा अनसुलझी संरचनाओं की खोज करेंगे।
हो सकता है कि हमें हेराक्यूलिस कोरोना बोरियालिस की विशालकाय दीवार के अस्तित्व का प्रमाण मिल जाए, या शायद हम इससे भी विशाल किसी चीज को खोज निकालें। संभव है कि हम यह भी देखें कि यह ब्रह्मांडीय जाल, कॉस्मिक वेब, किसी आवधिकता या नियमितता के साथ बुना गया है, जो इसकी उत्पत्ति के आकस्मिक होने के विचार को हमेशा के लिए खंडित कर देगा। ब्रह्मांड विज्ञान में हर नई खोज हमें जवाब कम देती है और उससे कहीं ज्यादा नए, गहन सवाल खड़े कर देती है। महाविस्फोट, बिग बैंग से पहले क्या था? अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमाओं से परे क्या है? क्या हम इस विशाल और सुव्यवस्थित अंतरिक्ष में अकेले हैं? यह यात्रा अभी तो बस शुरू हुई है, और वे सबसे बड़े खुलासे जो वास्तविकता को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देंगे, वे अभी आना बाकी हैं। तो ब्रह्मांड की वास्तुकला, कॉस्मिक आर्किटेक्चर पर हमारा यह सफर अब समाप्त होता है। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड गैलेक्सियों का कोई अराजक सूप, कैओटिक सूप नहीं है, बल्कि यह एक भव्य, व्यवस्थित ढांचा है जो धागों, दीवारों और विशाल खाली स्थानों, वॉइड्स से मिलकर बना है। हमने स्लोन की विशाल दीवार, स्लोन ग्रेट वॉल जैसे दिग्गजों के बारे में जाना, और यहां तक कि उस असंभव हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल के बारे में भी समझा, जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देती है। हमने यह भी समझा कि इस सारी संरचना के पीछे डार्क मैटर का एक अदृश्य ढांचा है, और इसका प्रारंभिक खाका तो ब्रह्मांड के शैशवावस्था, इन्फेंसी में ही खींच दिया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने यह महसूस किया कि यह वास्तुकला महज एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो हमें वास्तविकता की प्रकृति, इसमें हमारी जगह और हमारे ज्ञान की सीमाओं के बारे में सबसे गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वर्जित, फॉरबिडन रहस्य कोई साजिश नहीं है, बल्कि इसकी अपनी महानता, इसकी अगम्य जटिलता और वह सौंदर्य है जो इस बात का संकेत देता है कि हम दुनिया को समझने के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। धन्यवाद कि आपने ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में सफर करते हुए यह रात मेरे साथ बिताई। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद में जाने में मदद करेगी। और अब मैं आपके लिए एक मुख्य प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आप विचार करें। आपके अनुसार इस ब्रह्मांडीय वास्तुकला के पीछे क्या है? केवल भौतिकी के यादृच्छिक नियम, रैंडम लॉज ऑफ फिजिक्स, या कुछ और भी बड़ा? अपने सबसे साहसी सिद्धांत, थ्योरीज कमेंट्स में जरूर लिखें। यदि यह सफर आपके लिए दिलचस्प रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। शुभ रात्रि।